हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द स्टडी क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सुन प्रताप और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ। उसमें हम रिवीजन लेक्चर की सीरीज कर रहे हैं और उस रिवीजन लेक्चर में आज जो हम करने वाले हैं वो है बोरॉन फैमिली, बोरॉन एंड कार्बन फैमिली, दैट इज 13th एंड 14th ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट इज आस्क्ड फ्रॉम पी ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली रहती है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि आसान ग्रुप है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारे रिएक्शंस नहीं है। अगर उन रिएक्शंस की बात करें तो उनको कंसाइज करके आप एक सिस्टम में डाल सकते हैं और वहां से आप उसको सारी चीजों को कर सकते हैं। तो बहुत ही कंसाइज ग्रुप है, ठीक है। आपको इनके हर प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे तो आपको मतलब एग्जामिनेशन में बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि इनमें से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। शुरुआत किससे करेंगे हम? शुरुआत करेंगे हम रिवीजन लेक्चर, ठीक है, बोरॉन एंड कार्बन फैमिली, डिवीजन बोरॉन एंड कार्बन फैमिली, ठीक है। डिवीजन बोरॉन एंड कार्बन फैमिली से हम शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमें क्या क्वेश्चन पूछे गए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर वन से शुरुआत करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन है द स्टेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर वन, स्टेबिलिटी ऑफ डायहैलाइड्स ऑफ सिलिकॉन और कौन है जर्मेनियम, टिन, एसपीबी, ठीक है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड पीबी, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ डायहैलाइड्स ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड पीबी increases steadily in the sequence ये पूछा गया कि किस सीक्वेंस में वो स्टेडीली इंक्रीज करेगी। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन है आपके पास PbX2, ए ऑप्शन है PbX2 is less than SnX2 is less than GeX2 is less than SiX2, ये आपका सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपको दे रखा है GeX2 is less than SiX2 और SiX2 is less than SnX2 is less than PbX2, ये आपको दे रखा है। सी ऑप्शन है आपके पास SiX2 is less than GeX2 is less than SnX2 is less than PbX2 is less than, ये दे रखा है। और डी ऑप्शन दे रखा है आपको SiX2 is less than GeX2 is less than PbX2 is less than और SnX2 is less than। अब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? यहाँ पर बेटा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट का। किसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा बेटा? बहुत सिंपल सी चीज है कि आपसे पूछा गया है कि किसकी सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस होगा। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब आप 14th ग्रुप की बात करते हैं तो 14th ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यूजुअली +4 है और डाउन द ग्रुप जाते समय +4 की स्टेबिलिटी हो जाती है रिड्यूस। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस। स्टेबिलिटी रिड्यूसेस। +4 की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? रिड्यूस। और +2 की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज। +2 की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज, है ना। +2 की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज डाउन द ग्रुप जाते समय, ठीक है। तो +4 की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। +2 की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, व्हिच मींस डाउन द ग्रुप जाते समय क्या होता है? +2 की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, ऐसा क्यों होता है? 14 ग्रुप की बात कर रहा हूं बेटा, सिर्फ उसकी बात करो, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2p2 और नीचे पे सबसे नीचे पे आता है लेड, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 and 6p2, ठीक है। अब ये 6s2 और 6p2 के बीच में आपके पास क्या आता है? 6s2 और 6p2 के बीच में आपके पास आ जाता है 5d10 4f14, ये आ जाता है। अब इन दोनों की ना शील्डिंग बहुत पुअर है। तो शील्डिंग ऑफ these two are very poor। अगर इन दोनों की शील्डिंग बहुत पुअर है तो क्या होगा? पुअर शील्डिंग की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑन दिस विल बी मोर, तो ये तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप करवाइए, तो जंप ऑलरेडी हो रखे एक्साइटेड फॉर्म में, क्या ये अनपेयर्ड है तो ऑटोमेटिक लग जाता है। लेकिन
इसको रिएक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ेगा। अब जंप करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, इतना सारा पार करना पड़ेगा। अब ये एनर्जी गैप काफी ज्यादा है, ठीक है, पहला। दूसरा, इस पे जो जेड इफेक्टिव है वो काफी ज्यादा पड़ रहा है, जेड इफेक्टिव क्या पड़ रहा है, काफी ज्यादा पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये लोग तो शील्डिंग कुछ दिखा ही नहीं है, क्योंकि ये शील्डिंग और शील्डिंग नहीं दिखा रहे और जेड इफेक्टिव बढ़ गया, इस वजह से इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है। और क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, उस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता। अब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करता तो क्या होता है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इनर्ट। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इनर्ट। किसकी वजह से, लैंथोनाइड को अट्रैक्शन बोल सकते हो तुम। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इनर्ट। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब अगर ये एक्साइट नहीं करेगा तो सिर्फ इन दो से बाइंड करेगा, और इन दो से बाइंड करेगा तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। क्या आएगी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पर बात समझ आए कि नीचे जाते समय +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। यही चीज बोरॉन फैमिली में भी होती है, यही चीज आपके पास बोरॉन फैमिली में भी है, और आपके पास कार्बन फैमिली में, नाइट्रोजन फैमिली में। बोरॉन फैमिली की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, बट डाउन द ग्रुप जाते जाते +1 ज्यादा स्टेबल हो जाती है, +1 ज्यादा स्टेबल हो जाती है, ठीक है। वैसे ही कार्बन फैमिली की +4 है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाते जाते +2 ज्यादा स्टेबल हो जाती है। इसको बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट, व्हिच मींस सबसे नीचे पे वाला ज्यादा होगा। आंसर क्या होगा, दिस विल बी आवर आंसर, दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। ये पीबी के सबसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अब एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ पीबी के केस में ऐसा होगा कि +2 विल बी मोर स्टेबलर देन पीबी +4, सिर्फ इस केस में होगा। बाकी सब केसेस में +4 विल बी मोर स्टेबल देन +2। मतलब एसएन वाले केस में +4 विल बी स्टेबलर देन +2, ठीक है। सिर्फ पीबी के केस में ऐसा हो पाता है, क्यों, क्योंकि इसमें 4F आ जाता है, और 4F के आने की वजह से क्या होता है, उसका जो शील्डिंग है बहुत ही ड्रास्टिकली गिर जाता है, और बहुत ड्रास्टिकली गिरने की वजह से क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता। तो सिर्फ एक इकलौता लास्ट वाले में, जैसे बोरॉन वाले में भी लास्ट वाले में ऐसा होगा कि आपके पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी देन +3, वैसे ही लेड इसमें भी +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी देन +4, +2 ज्यादा स्टेबल होगी देन +4, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट में ये चीज फंडा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, बोरैक्स इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कोलमेनाइट। बोरैक्स इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग कोलमेनाइट। हीटिंग कोलमेनाइट विद ये ऑप्शन आपके पास NaNO2 NaNO3, बी ऑप्शन है आपके पास NaCl, सी ऑप्शन आपके पास Na2CO3, और डी ऑप्शन आपके पास NaHCO3। ये आपसे कोई ऑप्शन पूछा गया है कि आपसे किसके साथ होगा, ठीक है। तो आपको इसकी रिएक्शन याद होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोरैक्स के प्रिपरेशन। कोलमेनाइट क्या होता है आपके पास, Ca2B6O11.5H2, ठीक है, .5H2, ठीक है। ये पूरा का पूरा वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं होता, इसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन ना 1H2 ही होता है, ठीक है। बाकी क्या है OH अंदर लगा होगा, जैसे बोरैक्स के केस में फॉर्मूले में होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो इसे वैसे भी हटा सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो लिखना है तो लिख लो 5H2, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट जो हम Na2CO3 से करते हैं, सोडियम कार्बोनेट। हम सोडियम कार्बोनेट से करते हैं तो इसी कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है, ये बनाता है आपके पास Na2B4O7, क्या बनाता है, Na2B4O7, है ना, आपका बोरैक्स बन जाता है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर बोरॉन बच गया, 2 बोरॉन बच गए। यहाँ पर कितने बोरॉन यूज हुए, 4 ही बोरॉन यूज किए, 2 बोरॉन यूज बच गए। तो बोरॉन 2 बोरॉन क्या बनाएंगे, ये आपके पास ये पड़ा है, यहाँ पर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। कार्बोनेट कैल्शियम के साथ चला गया, ठीक है। अब ये सोडियम बच गया और बोरॉन बच गया, तो यहाँ पर ये बनाता है NaBO2, क्या बनाता है, NaBO2, साथ में क्या बनाता है, NaBO2, 2 NaBO2 बन जाता है, 2 NaBO2, ठीक है। तो ये आपके कंपाउंड बन जाते हैं। अब इसको इस तरह से भी याद रखना है कि जो सोडियम कार्बोनेट है ये H3BO3 के साथ मिक्स करके भी बोरैक्स बनाता है। सोडियम कार्बोनेट है वो H3BO3 के साथ मिक्स करके भी बोरैक्स बनाता है, तो इसको भी याद रखना है। तो सोडियम कार्बोनेट इज द कॉमन रिएजेंट, ठीक है। साथ में आप कभी कोलमेनाइट ले लोगे बोरॉन के रिस्पेक्ट में, और H3BO3 ले लोगे बोरॉन के रिस्पेक्ट में, और उसके थ्रू आप क्या बनाओगे, बोरैक्स बनाओगे, ठीक है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट विल रिमेन एज इट इज। सोडियम कार्बोनेट कैसे रहेगा, एज इट इज का एज इट इज। चलिए
अब इसी में बोरैक्स में थोड़ी सी हम डिटेल में बात कर लेते हैं, एक दो चीजों की बात कर लेते हैं बोरैक्स के, ताकि आप लोगों को याद रहे। अब बोरैक्स की जब हम हीटिंग करेंगे Na2B4O7, इसको जब हम हीट करेंगे तो ये हीट कैसे करेगा? देखो, कोई भी सॉल्ट एक एसिडिक पार्ट और एक बेसिक पार्ट से बनती है। कोई भी सॉल्ट एक एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट से बनती है, तो बोरैक्स भी वही हाल है। बोरैक्स भी एक एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट से बनता है। जब ये टूटता है तो कैसे टूटता है? एक बेसिक पार्ट में और एक एसिडिक पार्ट में, ठीक है, एक बेसिक पार्ट में और एक एसिडिक पार्ट में। तो बोरैक्स को जब हीट करोगे क्या देगा? Na2O प्लस B2O3, ये बेसिक पार्ट है और ये एसिडिक पार्ट है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि ये इस तरह से टूटेगा। चलिए नेक्स्ट सेकंड देखिए, सेकंड आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर इसमें हम पानी डाल दें, इसको हम पानी डाल दें, इसमें क्या डाल दें? पानी। अब अगर पानी डालेंगे तो पानी डालने में क्या बनेगा, ध्यान से समझना। देखो, बोरॉन के किसी भी कंपाउंड में अगर आप पानी डालोगे तो H3BO3 बनाता है, एक्सेप्ट B2O3। B2O3 को छोड़ के बोरॉन का कोई भी कंपाउंड ले लो, अगर उसमें पानी डालोगे तो क्या बनेगा? H3BO3। तो ये H3BO3 बना देगा, ठीक है, H3BO3 बना देगा। साथ में क्या बना देगा? NaOH। साथ में क्या बना देगा? NaOH। अब इसको इस तरह से समझो, अब इसको इस तरह से समझो। देखो, आपके पास ये है, आपके पास ये है, ठीक है। इसमें आपने अब बना तो इसी से है ना, बना तो इसी से। तो अगर आपने इसमें पानी डाला तो क्या बनाएगा? H3BO3। और इसमें पानी डाला तो क्या बनाएगा? NaOH, है ना। तो हीट जिससे किया उससे आपने क्या डाला? पानी डाल दिया, ठीक है। और उसी कंपाउंड में पानी डाला, H3BO3 और NaOH। अब होगा क्या? देखो, ये तो एसिड है नहीं, ये तो एसिड है नहीं, एसिडिक एच देता नहीं, ये पानी में ही एसिडिक एच देता है, वैसे तो एसिडिक एच देता नहीं, तो ये एसिडिक तो है नहीं, लेकिन ये क्या है? बेस। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोरैक्स का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है, बेसिक होता है? बोरैक्स का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक होता है, बेसिक होता है? बेसिक होता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालना पड़ेगा हमें? H+ डालना पड़ेगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? H+, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, जो बोरैक्स का एसिडिक सॉल्यूशन है, बोरैक्स का जो पानी के साथ सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, वो क्या होता है? बेसिक होता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालना पड़ता है हमें? H+ डालना पड़ता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालना पड़ता है हमें? H+, ठीक है। ये बात समझ आती है? चलिए नेक्स्ट, ठीक है। देखो, तुम्हारे पास है Na2B4O7 रिएक्शन विद CO2 के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब सिंपल चीज है, जब इसको हीट करोगे तो किस फॉर्म में टूट रहा है? Na2O and B2O3। अब ये क्या है? ध्यान से देखो, ये क्या है? ये तो एसिडिक है, CO2 इज एसिडिक ऑक्साइड, है ना। तो ये एसिडिक है। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? जब तुम इसको हीट करोगे तो इस फॉर्म में टूटेगा। ये CO2 किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या बेस के साथ रिएक्ट करेगा? भाई साहब, एसिड एसिड का कोई रिएक्शन होता ही नहीं, नहीं एसिड तो किसका रिएक्शन होगा? एसिड और बेस का। किसका रिएक्शन होगा? एसिड और बेस का। तो ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? Na2CO3 और साथ में क्या बना देगा? 2B2O3। साथ में बना देगा 2B2 Na2CO3 प्लस 2B2O3, ठीक है। तो इसने किसके साथ रिएक्ट किया? देखो, ये दो पार्ट्स में टूटा, Na2O प्लस B2O3। अब इसने किसके साथ रिएक्ट कर दिया? CO2 के साथ, और यहां पर Na2CO3 बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप सारी रिएक्शंस को याद रखेंगे कि जब बोरैक्स का रिएक्शन हो रहा है तो टूट रहा है किसमें? एक एसिडिक पार्ट और बेसिक पार्ट में। तो हम बाहर से कौन सा रिएक्शन दे रहे हैं या कौन सा कंपाउंड दे रहे हैं जो रिएक्ट करेगा? अगर एसिडिक दे रहे हैं तो वो Na2O के साथ रिएक्ट करेगा, बेसिक दे रहे हैं तो B2O3 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। चलिए, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। बोरैक्स ऑन हीटिंग विद कोबाल्ट ऑक्साइड, बोरैक्स ऑन हीटिंग विद कोबाल्ट ऑक्साइड forms a blue bead, forms a blue bead of A ऑप्शन है आपके पास COBO2 होल ट्वाइस, बी ऑप्शन है आपके पास COBO2, सी ऑप्शन आपके पास CO3 BO3 होल ट्वाइस एंड डी ऑप्शन आपके पास Na3CO BO3 होल ट्वाइस।
ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे बोला गया है कि आप उसमें बताना है ब्लू बीट किसमें बनेगा, कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ। सिंपल रिएक्शन है, इसको बोलते हैं बोरैक्स बीट टेस्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? बोरैक्स बीट टेस्ट। तो होता क्या, देखो आप लेते हो बोरैक्स, नाम से पता चल रहा है, पहले तो बोरैक्स लेना पड़ेगा और उस बोरैक्स को आप हीट करते हो। ठीक है, उस बोरैक्स को क्या करते हो? हीट। जब उस बोरैक्स को हीट करोगे तो ब्रेकडाउन किसमें करेगा? Na2O प्लस B2O3। ठीक है, अब इसमें डाला हमने कोबाल्ट ऑक्साइड, तो कोबाल्ट ऑक्साइड डाला तो COO ये डाला। अब एक चीज समझो कि ये जो है ये मेटेलिक ऑक्साइड है, तो ये क्या होगा? बेसिक। ये क्या होगा? बेसिक। ठीक है, और ये भी क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड, तो ये क्या होगा? बेसिक। तो ये दोनों तो बेसिक हो गए, और ये क्या है? एसिडिक। ये क्या है? एसिडिक। अब बात समझना कि ये आपस में तो रिएक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अभी ब्रेक डाउन किया है हमने, तो कौन रिएक्ट करेगा? ये एसिडिक पार्ट विल रिएक्ट विद दिस वन, है ना? ये एसिडिक पार्ट इससे रिएक्ट करेगा, और जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा? देखो, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी, बस एसिड और बेस का रिएक्शन होगा। सिंपल चीज याद रखो, जब भी एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं करती। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी तभी करेगी जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होगा। एसिड बेस के रिएक्शन में कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी नहीं करती। तो एसिड रिएक्शन हो रहा है, क्या बनेगा? इस तरह से कंपाउंड बन जाएगा, इस तरह से ब्लू बीट बन जाएगा। दिस विल बी ऑफ ब्लू बीट। कैसा कलर होगा? ब्लू बीट कलर होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बोरैक्स बीट टेस्ट। तो यहां से शुरुआत होता है, वहां पर खत्म होता है। कौन कौन बोरैक्स बीट टेस्ट देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। कौन कौन देता है? ये सारे के सारे बोरैक्स बीट टेस्ट देते हैं। ये सारे के सारे सिक्स एलिमेंट्स हैं, और 6 के 6 एलिमेंट्स क्या देते हैं? बोरैक्स बीट टेस्ट देते हैं। लाइन से हैं क्रोमियम से लेकर कॉपर तक, लाइन से हैं क्रोमियम से लेकर कॉपर तक, तो याद भी करने में आसानी होगी। 3D एलिमेंट्स हैं क्रोमियम से लेकर कॉपर तक, ये सारे के सारे बोरैक्स बीट टेस्ट देते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे। कलर्स याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, ठीक है, बस थोड़ा बहुत अगर देख सको एक बार तो ऊपर से गो थ्रू कर लेना, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको पता हो कौन बोरैक्स बीट टेस्ट देते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोरैक्स बीट टेस्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो भी क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन BOH होल थ्राइस प्लस NaOH gives us Na BOH4। ठीक है, आपसे कोई ये रिएक्शन दिया गया है और रिएक्शन आपसे पूछा गया है कि हाउ कैन दिस रिएक्शन बी मेड टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाउ कैन दिस रिएक्शन बी मेड टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, हाउ कैन द रिएक्शन बी मेड टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव करेंगे? अब देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने का अगर केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोगों ने पढ़ा है तो क्या होता है कि अगर आप इस रिएक्टेंट को हटा दो, सॉरी इस प्रोडक्ट को हटा दो, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करने लगेगी, है ना? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी अगर आपने ये प्रोडक्ट हटा दिया। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट हटाएंगे आपका क्या होगा? ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल लगेगा, जिस साइड पे कम हुआ है उस साइड की तरफ वो डायरेक्शन मूव करना शुरू कर देगा, है ना? ये चीज आपको पता है। अब इसको हटाने के लिए ऑप्शन सुन लेते हैं। पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखा है यूज सिस एडिशन ऑफ सिस 1,2 डायोल। ठीक है, एडिशन ऑफ सिस 1,2 डायोल। ठीक है, ये दे रखा है पहला। सेकंड बी क्या बोल रखा है आपको? एडिशन ऑफ बोरॉन, एडिशन ऑफ बोरॉन। सी क्या बोल रखा है आपको? एडिशन ऑफ ट्रांस 1,2 डायोल, एडिशन ऑफ ट्रांस 1,2 डायोल। एंड डी एडिशन ऑफ Na2HPO2, एडिशन ऑफ Na2HPO2। ये आपको देखा, आपको बोला है क्या यूज करोगे, तो बेसिकली देखो सिंपल सी चीज है, हम ये यूज करेंगे सिस 1,2 डायोल। ऐसा क्यों यूज करेंगे समझना। जब ये सिस 1,2 डायोल डालेंगे तो सिस 1,2 डायोल क्या होता है बेटा? कुछ इस फॉर्म में होगा। देखो, अब मैं ये जरूरी नहीं कि ये 2 ही कार्बन हो, ज्यादा कार्बन भी हो सकता है। अभी फॉर द टाइमिंग मैं ये मान के चल रहा हूं कि 2 ही कार्बन। अब जब ये कंपाउंड बनाएगा, कैसे कंपाउंड बनाएगा?
इस तरह से कंपाउंड बनाएगा। अब हम लोगों ने जब हमने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी थी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने देखा है कि जो चिलेटिंग लिगेंड होता है, जो चिलेटिंग लिगेंड होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी लाता है। चिलेटिंग लिगेंड जो होता है वो क्या लाता है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी, व्हिच मींस, अब ध्यान समझना, हमने जैसे ही सिस 1 डायोल डाला तो क्या हुआ, रिएक्शन यहां पर ये कंपाउंड बनने लग गया, तो ये क्या चीज खत्म होने लगी, ये वाला कंपाउंड खत्म होने लग गया। और जैसे ही ये कंपाउंड खत्म होने लगेगा, रिएक्शन यहां से यहां रिएक्शन मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन करने लग जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि हम क्या यूज करते हैं, सिस 1 डायोल। ट्रांस क्यों यूज कर सकते हैं, बेटा देखो ट्रांस कैसा होता है, इस तरह से। तो अगर बाइंड करना भी होगा तो वो एक ही से बाइंड कर पाएगा, दूसरे से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो ट्रांस पोजीशन पे है ना। तो क्या होगा, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो आगे चल के उसको स्टेबलाइज कर सके। दिस वन स्टेबलाइजेस द कंपाउंड, और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बन रहा है इसके थ्रू, है ना। तो रिएक्शन यहां से यहां मूव करा, यहां से रिएक्शन आगे मूव करने लग जाएगा। इस वजह से हम आंसर क्या यूज करेंगे, एडिशन ऑफ सिस 1,2 डायोल। क्या यूज करेंगे, एडिशन ऑफ सिस 1,2 डायोल। चलिए अब हमने BOH3 की बात करी है, तो एक बार ध्यान से एक बार और चीज बात कर लेते हैं, चीजें बात कर लेते हैं इसमें, है ना। देखो हमारे पास क्या है, BOH होल थ्राइस। बेसिकली ये एसिड तो नहीं है, एसिड नहीं है, ठीक है। ये कैसा एसिड है, जनरली क्या है कि इसमें अगर आप H+H2O डालोगे तो ये क्या करता है, BOH, क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है बोरॉन के पास, तो BOH 4 माइनस बना देता है और साथ में H+ छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। तो यहां से इसको H+ मिलता है। तो अगर आप जनरली इसको बोलेंगे ये एसिड है, तो नहीं, ये एसिड नहीं है। ये किस तरह का एसिड है, ये वाटर से OH एक्सट्रैक्ट करता है और H+ रिलीज करता है ना, इस तरह से करता है, ठीक है। ये चीज, दूसरी चीज, ये जब एग्जिस्ट करता है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एग्जिस्ट करता है। तो लेयर फॉर्म होती है इसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बहुत क्लस्टर फॉर्म का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना कि BOH3 ऑटोमेटिकली खुद से H+ रिलीज नहीं करता, जब पानी में डलता है तो H+ रिलीज करता है। दूसरा, हाइड्रोजन जब डलता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तीसरा चीज, किसी भी बोरॉन के कंपाउंड में एक्सेप्ट B2O3, क्योंकि वो पानी में मिक्स नहीं करता, किसी भी बोरॉन के कंपाउंड में अगर आप पानी ऐड कर दोगे तो आपको H3BO3 बन जाएगा। किसी बोरॉन कंपाउंड में अगर आप पानी ऐड करो तो क्या मिलेगा, H3BO3। B2O3 में क्योंकि B2O3 वाटर में मिक्स नहीं होता, इमिसिबल है, तो इस वजह से वहां पर पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन बाकी किसी भी बोरॉन कंपाउंड में अगर आपने वाटर ऐड किया, यू विल गेट H3BO3, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अबव। क्वेश्चन, बोरॉन से Z X बन रहा है और X से LiH Y बन रहा है प्लस LiBF4, ठीक है। ये बन रहा है आपके पास, और आपसे बोला गया है कि आपको क्या बताना है, which statement for above reaction। अच्छा, which of the statements true for above reaction, क्या बोला गया है, which of the statement is true for above reaction, ठीक है। ये पूछा गया आपसे, ठीक है। एक ऑप्शन दे रखा है आपको, ये ऑप्शन दे रखा है Z is हाइड्रोजन, बी ऑप्शन दे रखा है आपको कि Y is LiBH4, सी ऑप्शन दिया आपको Z and Y are F2 and B2H6, Z and Y are F2 and B2H6 respectively, and D ऑप्शन आपको दे रखा है Z is QH। ये ऑप्शन दे रखा है, आपसे पूछेंगे कौन सा सही है। अब ध्यान समझने की कोशिश करना। आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर फ्लोरीन आ रहा है। अब फ्लोरीन ऑटोमेटिकली आ नहीं रहा होगा, या तो Z में होगा या तो X में होगा, कहीं ना कहीं एक पोजीशन पे तो है, ठीक है। अब X में तभी हो सकता है जब Z में है, क्योंकि Y में तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि यहां से हम कहीं फ्लोरीन डाल रहे हैं, व्हिच मींस यहां पर फ्लोरीन वाला कंपाउंड है। तो कह सकता हूं कि यहां पर कोई फ्लोरीन का कंपाउंड होगा, ठीक है। अब व्हिच मींस Z जो हाइड्रोजन बोल रहा है ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। Z जो हाइड्रोजन बोल रहा है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए पहला चीज तो गलत हो गई यहां पर, ठीक है। अच्छा, Z QH भी बोल रहे हैं तो ये भी गलत हो जाता है। अब बचा आपके पास ये दोनों,
ठीक है। अब अगर आपने यहां पर फ्लोरीन डाला तो यहां पर क्या बनेगा BF3, और अगर आपने BF3 यूज किया तो LiH के साथ क्या बनेगा, LiH के साथ क्या बनेगा B2H6, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सी, ऑटोमेटिकली आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। अब B2H6 की खास बात है उसको देख लेते हैं एक बार, है ना, B2H6 की खास बात है उसको देख लेते हैं। B2H6 में होता है बनाना बॉन्ड, क्या बॉन्ड होता है बनाना बॉन्ड, है ना, और कैसे होता है देखो H H H H H है ना। यहां पर जो बॉन्ड है वो क्या है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होता है कभी इस डायरेक्शन इधर कभी इधर होता है, तो बेसिकली कल इलेक्ट्रॉन कभी इधर कभी इधर। यहां पर जो है वो क्या है, यहां पर है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, कितने हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स 2, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं 2, और नेक्स्ट आपके पास 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स वो कितने हैं 4। ठीक है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड। अब इसका रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास दो टाइप ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं इससे, अगर मेरे पास लार्ज बेस है और अगर मेरे पास स्मॉल बेस है। ठीक है, अगर मेरे पास लार्ज बेस है और अगर मेरे पास स्मॉल बेस है। लार्ज बेस है जैसे NCH3 होल थ्राइस, दिस इज लार्ज बेस। जब लार्ज बेस अटैक करता है, जब लार्ज बेस अटैक करता है तो कैसे करता है, ये कोवेलेंट फॉर्म में टूटता है। ये कैसे टूटता है कोवेलेंट फॉर्म में, है ना, तो कैसे टूट जाएगा BH3 BH3। ठीक है, और BH3 की फॉर्म में ट्वाइस BH3, और साथ में क्योंकि ये देखो अब जो BH3 की फॉर्म में टूटेगा तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर बचेगा एक एम्प्टी ऑर्बिटल, और इसके पास होगा एक लोन पेयर। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, एम्प्टी ऑर्बिटल अटैक करेगा, तो यहां से क्या बन जाएगा NCH3 होल थ्राइस, NCH3 होल थ्राइस, ये बन जाएगा आपके पास, है ना, NCH3 होल थ्राइस। ट्वाइस कर दो इसको, है ना, ट्वाइस कर दो, इस तरह से बन जाएगा। अगर स्मॉल बेस है तो स्मॉल बेस की फॉर्म में कब टूटता है, आयनिक फॉर्म में टूटता है। तो आयनिक फॉर्म में कैसे टूटेगा, एक BH4 माइनस की फॉर्म में और एक BH3 BH2 प्लस की फॉर्म में, इस फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, अब अगर ये इस फॉर्म में टूट रहा है तो क्या करेगा, स्मॉल बेस जैसे NH3, तो अब देखो इसमें तो कोई एम्प्टी है नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसा का ऐसे ही रहेगा BH4 माइनस। ठीक है, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें दो एम्प्टी ऑर्बिटल है, क्योंकि प्लस साइन आ गया तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल एक्स्ट्रा हो गया। पहले तो बोरॉन में एक एम्प्टी होता ही था, BH3 में एक एम्प्टी था, अब BH2 में क्या होगा, दो एम्प्टी हो जाएंगे। तो यहां पर बॉन्ड होगा क्या बन जाएगा BH2 NH3 होल ट्वाइस प्लस, ये कंपाउंड बन जाएगा आपके पास, ये कंपाउंड हो जाएगा। तो आपके पास लार्ज बेस है तो कोवेलेंट फॉर्म में टूटेगा, और आपके पास स्मॉल बेस है तो आयनिक फॉर्म में टूटेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कब कोवेलेंट फॉर्म और कब वो आयनिक फॉर्म में टूटता है, कब वो बॉन्ड किस तरह से टूटता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, एक रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ ली जाती है, वो है NaBO2 की रिएक्शन H2O2 के साथ। ये कई बार पूछी गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे बनता है आपका एक पेरोक्साइड वाला कंपाउंड, वो कुछ इस तरह से होता है, देखो इस तरह से होता है। ठीक है, दिस इज द कंपाउंड, है ना, Na2 आगे लगा दिया। ठीक है, ये कंपाउंड होता है। दिस इज अ वेरी गुड डिटर्जेंट एंड अ ब्लीचिंग एजेंट। तो कई बार ये टाइड वाइड में जब बोलते हैं ना, तो टाइड वाइड में यूज होता है। इसका तो डायरेक्टली घोटा लगा लो, क्योंकि कई बार ये मेंस में पूछ लिया गया, कई बार ये एडवांस में पूछ लिया गया, तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो इसका तो डायरेक्ट घोटा लगाओ कि क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसका डायरेक्ट घोटा लगाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हमने बोरॉन के बहुत सारे क्वेश्चंस करे, अब हम बात करते हैं कार्बन फैमिली की। और कार्बन फैमिली में जो इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट कार्बन फैमिली में सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स है। इनसे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स एंड जियोलाइट्स, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज। जियोलाइट्स तो थ्योरेटिकल है तो वो ऑटोमेटिकली आपको आना चाहिए, लेकिन सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स कॉन्सेप्चुअल है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उनको करने की कोशिश करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा, देखो क्वेश्चन दे रखा आपको, गिवन टाइप of silicones are called P. Given type of silicones are called P. कैसे सिलिकॉन से देखो, SiO 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 Si Me Me Me
ये given type of silicones are called ये आपसे पूछेगा एमी एंड अच्छा पूछा क्या है P is prepared, ये P है, P is prepared by controlled hydrolysis, by controlled hydrolysis, by controlled hydrolysis of Q, P and Q are respectively, P and Q are respectively, P and Q are respectively, ये पूछा गया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्वेश्चन कहाँ गया मेरा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है लीनियर सिलिकॉन, लीनियर सिलिकॉन क्या है CH3SiCl, CH3SiCl, ठीक है। बी ऑप्शन है ब्रांच्ड सिलिकॉन, ऑप्शन है आपके पास CH3 होल थ्राइस SiCl, सी ऑप्शन आपके पास साइक्लिक सिलिकॉन, और वो होगा CH3 होल ट्वाइस SiCl2, और डी ऑप्शन आपके पास साइक्लिक सिलिकॉन, और वो है आपके पास CH3SiCl, CH3SiCl। ये ऑप्शन देखा आपको कि कौन सा होगा इसमें से, है ना? ये ऑप्शन पूछा है। अब देखो क्या है, एक अगर आप ध्यान से देखो तो ये साइक्लिक फॉर्म है, यहां से शुरू हो रहा है और यहां से खत्म हो जा रहा है, साइक्लिक फॉर्म है। तो पहली चीज तो आपके दिमाग में आ जाएगी पी क्या है, पी एक साइक्लिक सिलिकॉन है, साइक्लिक सिलिकॉन बी सी या डी है तो ऑटोमेटिकली ओ ए और बी तो गलत हो जाता है, ठीक है। अब बोला गया कौन सा बनाएगा, ध्यान से देखना, जब हम इस सिलिकॉन की बात करते हैं, ये जो CH3 से बनने वाला है, CH3SiCl3 से, तो इससे जो सिलिकॉन बनता है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो OH OH OH, इससे बनता है आपका टेट्राहेड्रल सिलिकॉन। मतलब टेट्राहेड्रल मीनिंग आप बोलोगे ब्रांच सिलिकॉन, मतलब 3D सिलिकॉन बनता है, 3D सिलिकॉन बनता है। देखो CH3 OH OH OH, यहां से एक SI लग जाएगा, यहां से एक SI लग जाएगा, यहां से एक SI लग जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें साइक्लिक बनता है, लेकिन इसमें क्या है, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, ध्यान से देखो, ये CH3 दो है, SI CH3 और फिर क्या है OO, अगर Cl को हटा दूंगा, हाइड्रोलिसिस कर दूंगा तो OO, इस तरह से बन जाएगा। कौन सा पॉसिबल होगा? आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, ठीक है, आंसर सी होगा। अब इसमें एक खास बात याद रखो, एक चीज खास याद रखो, देखो वो इंपॉर्टेंट है, देखना क्या याद रखना है, ठीक है। आपके पास जो सिलिकॉन्स हैं वो शुरुआती तौर पे बनते हैं SiCH3 होल थ्राइस Cl, CH3 होल ट्वाइस SiCl2, CH3 SiCl, इस पे एक OH लगेगा, है ना, तो ये बन जाएगा CH3 SiOH होल थ्राइस, CH3 होल ट्वाइस SiOH होल ट्वाइस, और लास्ट होगा आपके पास CH3 SiOH होल थ्राइस। ये आपके पास कंपाउंड है, ठीक है। तो यहां से तो सिर्फ डाइमर बनता है, क्योंकि एक OH है तो सिर्फ क्या बनता है, डाइमर बनता है, जो OH से कनेक्ट जाता है। यहां से आपके पास चेन, या तो चेन बनेगा या तो साइक्लिक बनेगा, या तो चेन बनेगा या तो साइक्लिक बनेगा, और यहां से आपके पास बनता है 3D, यहां से आपके पास बनता है 3D, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि कहां से क्या क्या बनता है। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ ले जाते हैं कि इट फॉर्म्स हाई मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन्स, ध्यान रखो, दिस कैन नेवर फॉर्म हाई मॉलिक्यूलर वेट सिलिकॉन, क्योंकि डायमर बन रहा है। हाई मॉलिक्यूलर वेट कौन बनाएगा? जो लंबी लंबी चेन्स बनाएगा या लंबे लंबे 3D स्ट्रक्चर्स बनाएगा, वही हाई मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है। तो ये दोनों हाई मॉलिक्यूलर वेट बनाएंगे, ये हाई मॉलिक्यूलर वेट नहीं बनाएगा। इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखोगे तो इनसे ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। चलिए लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। विच आर द फॉलोइंग एनायंस, क्वेश्चन है which of the following anions is present in the simple
in simple single chain structure of silicates. In simple single chain structure of silicates. Simple chain structure of silicates. पहला है आपके पास A SiO4 -4, B Si2O7 -6, C Si2O5 2-N और D SiO3 2-N. ठीक है, ये आपको दे रखा क्वेश्चन और से पूछा है, तो इसके लिए आपको मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है. क्या फॉर्मूला है? SiO4 -Z/2 -4 + Z. ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगाओगे, उसमें Z की वैल्यू निकालोगे. ठीक है, Z की वैल्यू अगर 0 आती है, Z = 0 तो क्या होता है? ऑर्थो, कोई पॉलीमराइजेशन नहीं. Z = 1 तो क्या होता है? पायरो. ठीक है, डायमर. Z = 2 लेस देन इक्वल टू 2 तो क्या होता है? चेन. ठीक है, Z = 2 तो क्या होता है? साइक्लिक. Z = 2.5 तो क्या होता है? डबल चेन या एम्फीबोल. डबल चेन या फिर एम्फीबोल. ठीक है, Z = 3 तो क्या होता है? शीट. और Z = 4 क्या होता है? Z = 4 होता है 3D. इस तरह से आप उसको निकाल सकते हो. तो आपको Z की वैल्यू निकालनी है, तो सबके लिए निकालो. देखो, अब इसको रखूंगा तो क्या हो जाएगा? अब जो इसके रिस्पेक्ट में रखो, -4 + Z को इसके रिस्पेक्ट में रखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4 + Z = -4. तो ये क्या हो जाएगा? -4 से -4, Z क्या हो जाएगा? 0. तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 0 के लिए तो क्या है? ऑर्थो है. हमें क्या निकालना है? सिंगल चेन. है ना, हमें क्या निकालना है? सिंगल चेन. चलिए, अब मैं इसकी बात करूं, तो इसके लिए निकालूंगा तो क्या होगा? देखो ध्यान से देखो, इसके लिए निकालूंगा तो क्या होगा? इसके लिए अगर मैं ध्यान से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास आ जाएगा, अगर वैल्यू निकालो तो क्या होगा? -6 है, तो -4 + Z = -6. Z इधर आया तो क्या होगा? -2. ठीक है, सॉरी, Z इधर आया, Z इधर आया, वो उधर गया, तो क्या हो गया? Z = सॉरी, देखो यहाँ पर क्या आपके पास 2 और -6 है ना. तो आप पहले क्या करोगे? इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. किस फॉर्म में? SiO4 -Z/2 -4 + Z. SI को 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, विच मीन सबको आपको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो विच मीन आपको क्या करना पड़ेगा? 7 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, उसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना. 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. अब आंसर आएगा तो क्या आएगा? देखो क्या आंसर आएगा. अब यहां पर लिख दो, क्या हो जाएगा? ये तो 3 हो जाएगा, तो -4 + Z = -3, तो Z = 1. अब Z1 किसके लिए आता है? पायरो के लिए. तो ये भी पॉसिबल नहीं है. आपका सी क्या बचा? SiO4. ठीक है, इसके लिए निकाल दो. अब देखो अगेन वही करना पड़ेगा, तो क्या कर दो? SiO5/2 -2/2, तो ये क्या हो जाएगा? 1. इसके लिए निकालो, -4 + Z = -1, Z = 3. Z = 3 किसके लिए है? शीट के लिए. तो ये भी पॉसिबल नहीं है. ऑटोमेटिकली आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा. ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा? ये. ठीक है, तो यहाँ का इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो. ठीक है, तो बस बेटा, बोरॉन कार्बन फैमिली में यही इंपॉर्टेंट था. बोरॉन कार्बन फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं? बोरैक्स, डाइबोरेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ में सिलिकेट्स एंड सिलिकॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है. ठीक है, चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लिबरेशन लेक्चर के साथ. तब तक मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू फॉर लिसनिंग.